So the next question says, as you can see there on the board, क्या कह रहा है बच्चों ये? A bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical circular motion as shown in figure. ठीक है. Initially, by applying horizontal velocity v naught at the point A, the string becomes slack when the bob reaches at point D. D कहाँ है बच्चों? D आप देख सकते हो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट. ठीक है. याद करो अब जब हम लोग डेरिवेशन करते थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो उसमें मिनिमम हम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंजेंशियल स्पीड निकालते थे जस्ट टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. जिसमें हम कंडीशन क्या लेके चलते थे? लिमिटिंग कंडीशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने टेंशन को जीरो किया था बच्चों, अगर याद हो. ठीक है. तो उस वजह से क्या हुआ था, वो एक लिमिटिंग कंडीशन थी. हमने कहा था कि जरा से इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा. ठीक है. तो सेम चीज जो है इस क्वेश्चन में भी इसने कह रखा है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, दैट द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस एट पॉइंट डी एंड डी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो वहां पर भी हमारा आंसर क्या आया था? सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड देनी थी हमें? √5 g देनी थी जब रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्किल वाज r. हियर रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्किल इज l. ठीक है. सो सिमिलर क्वेश्चन है. ठीक है. The bob reaches at point D. ठीक है. The ratio of kinetic energy of the bob at the point B and C is. चलिए बच्चों करते हैं. I think कर सकते हो आप. This is our question number 16. ठीक है. क्या कह रहा है ये हमारे पास बन गया है वर्टिकल सर्किल. ठीक है. इसमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है आपका पॉइंट ए है, ये आपका वो पॉइंट है जहां से हमने बॉब को सस्पेंड कर रखा है. ये है डी आपका टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सी एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है. बॉब जो है वो यहां से सस्पेंड कर रखा है हमने. यहाँ पे बॉब है जिसका मास स्मॉल. ठीक है. ये है अपना टॉप मोस्ट पॉइंट. दिस इज अ टॉप मोस्ट पॉइंट. ठीक है बच्चों. ये वाला जो एंगल है टॉप मोस्ट पॉइंट है, दैट इज गिवन एज 60 डिग्री. एंड यहाँ पर भी जो एंगल है वर्टिकल के साथ में, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री. हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट पॉइंट बी एंड सी. ठीक है. वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट पॉइंट सी. बी और सी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. अच्छा, खुद ही देख के ऐसा लग रहा होगा कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा हो, क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंड, मैं अगर ग्राउंड को रेफरेंस लेके करूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कम हाइट पे है, यानी कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. ऊपर आएगा इसकी पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी. ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों काइनेटिक आपका जो टोटल एनर्जी हो क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा. कोई भी यहाँ पे एनर्जी का लॉसेस नहीं है. जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं. हेंस वी कैन कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक. करते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, पढ़ाई के दौरान भी किया था, यहाँ भी दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया. ठीक है. इट्स नथिंग न्यू. काफी आसान क्वेश्चन. सो लेट्स डू इट. ठीक है. क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते. सिंपल. ठीक है. हमको पता है कि अगर यहाँ पे टेंशन को स्लैक होना है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gl. ठीक है. तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देख लेते हैं. यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर यानी कि 5gl इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी होगी बच्चों? मैं इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूँ. ठीक. रेफरेंस पॉइंट है ये मेरा, या रेफरेंस पॉइंट ले कह लो या लाइक कह लो, जो भी कह लो भाई. कह लो यहाँ पे मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलूंगा बच्चों? जीरो. एक्चुअल में वी कैन नॉट फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है.
वी कैन ओनली फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं मान के चलो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर गए हो, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, लेट्स से v1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस प्लस थोड़ी सी हाइट पे भी गया है, वो हाइट ये है, ये हाइट कितनी आ जाएगी एम जी। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये अगर एल में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो आ जाएगा का, ये टोटल कितना है एल है, माइनस ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो बच्चों ये भी एल है। ठीक है, तो एल कॉस 60, एल कॉस 60 कितना होता है, एल बाई 2 होता है, एल बाई 2, एल माइनस एल बाई 2। And this is basically what half mv1 square. This is basically our kinetic energy at point B, जो कि हमें फाइंड करनी है यहाँ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, ये देखना मुझे 5 mgl बाई 2, 5 mgl बाई 2, ये इधर आके माइनस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस mgl बाई 2, ये कितना आ गया 5 mgl बाई 2 माइनस mgl बाई 2, 4 mgl बाई 2, 4 mgl बाई 2। सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। चलिए अब ए पे भी फाइंड कर लेते हैं कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी ए पे कह रहा हूँ, सी पे फाइंड कर लेते हैं ना, तो ए से लेके सी पे हम लोग फाइंड कर लेते। ठीक है, अगेन वी कैन अप्लाई और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया है, कंजर्वेशन किया है यहाँ पे, कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया। अब हम कहाँ पे एनर्जी कंजर्व करेंगे, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। यहाँ पे अगेन वही हाफ एम बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 mgl बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हाफ एम वी एट सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है, इसे बिना हो तो वी बी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसके कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगेन ये एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, एल बाई 2 आ जाएगी, एल कॉस 60, एल बाई 2, और ये कितना है बच्चों, ये है एल लेंथ, तो ये कितनी हाइट पे है हुआ, यहाँ से लेके एल प्लस एल बाई 2, दैट इज 3l बाई 2। तो हाँ कितना आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा mgh, यानी mg इंटू 3l बाई 2। ठीक है, 3mgl बाई 2 ये इधर आ जाएगा, दिस इज आवर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू 5 mgl बाई 2, ये इधर आकर माइनस आ जाएगा, माइनस 3 mgl बाई 2, ये कितना आ गया बच्चों, 2 mgl बाई 2, यानी सिंपली mgl आ गया। ठीक है, now what we have to calculate the kinetic energy at point B divided by kinetic energy at point C। B पे आए, ये इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 mg, that is equal to 2 mgl divided by this one is mgl। सिंपल कट पिट का आंसर क्या आ गया बच्चों अपना 2। आई थिंक ऑप्शन कौन सा सही है, आई थिंक ऑप्शन ए सही है मेरे ख्याल से, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज 2। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या कर देना बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। अगर आपको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, आपने बेसिक भी कर रखा है, तब भी आप ये क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो आवर क्वेश्चन नंबर
17 is, as you can see there on the board. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक। ट्रू और फॉल्स वी हैव टू चेक इट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को एंड लेट्स वेरीफाई वेदर इट इज ट्रू और नॉट. So the statement one says the equivalent EMF of two non-ideal batteries. बेटा non-ideal batteries का मतलब क्या होता है? आइडियल बैटरीज का बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम जीरो लेके चलते हैं. नॉन आइडियल बैटरीज के पास इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल बैटरी. आगे बढ़ते हैं. The equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of two EMF. ठीक है. क्या कह रहा है? जो भी नॉन आइडियल बैटरीज है अगर हम उन्हें पैरेलल पर कनेक्ट करें तो उनका जो इक्विवेलेंट EMF आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन द टू EMF. सही है क्या? मुझे नहीं लगता है क्या ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है. कैसे गलत है बच्चे? चलो एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं. जो भी हम लोग इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं फॉर बैटरी, जहां पे कई सारी बैटरीज जो है वो पैरेलल में दूसरे से कनेक्ट होती है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है बच्चों? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो. ठीक है. अब कह रहा है इसमें क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि इनका जो भी इक्विवेलेंट EMF निकल के आता है ये इन दोनों से क्या रहता है? हमेशा छोटा होता है. चलिए एक काम करते हैं, सिर्फ दो के लिए चेक करते हैं. एक आइडियल केस लेके चलते हैं. मान लेता हूं मैं कि मेरे पास बस दो ही बैटरीज हैं, दोनों का EMF में एट प्रेजेंट में सेम मान लेता हूं. ठीक है. रेजिस्टेंस, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं अलग अलग मान लेता हूं. एंड नाउ लेट अस चेक इट. ठीक है. मैं मान लेता हूं मेरे पास दो ही बैटरीज है और दोनों की EMF जो है वो E के बराबर है. तो इस केस में अगर मैं इनका इक्विवेलेंट EMF निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? E ब्रैकेट में देखना बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कॉमन आ जाएगा. अरे दोनों का दोनों का इक्विवेलेंट, सॉरी दोनों का जो आपका EMF वो कितना है? वो E है, तो बाहर आ गए. ठीक है. एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. यहाँ से देखेंगे बच्चों तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है? ये वापस से E के बराबर है. अब क्लियर है यहाँ से देख के इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो E है ये पहले जो हमने ये E मान रखा था इससे कम आना चाहिए, बट ये तो बराबर आ गया. दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? रॉन्ग है, गलत है. ठीक है. अगला स्टेटमेंट है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ टू बैटरीज. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही. क्योंकि जब भी किसी सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये हमेशा क्या आता है आपके जो पहले वाला है उससे हमेशा कम ही आता है इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. कैसे होता है एक बार एक वेरीफाई भी इसको कर देते हैं. ठीक है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो कितना आता है बच्चों? वो आता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन. ठीक है. 1 बाई R इक्विवेलेंट. तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकालते. लेट अस नाउ कंसीडर इट जस्ट फॉर टू रेजिस्टेंस के लिए मैं देख लेता हूँ. ठीक है. थोड़ा आसानी हो जाएगी. फॉर टू रेजिस्टेंस आपको पता है जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना वो कितना आएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक. अरे यहाँ से आप ऐसे जोड़ लोगे. ठीक है. एलसीएम आ जाएगा R1 R2 ऊपर. ठीक है. ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2. फिर इसको पलट दोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपर में R1 प्लस R2. ठीक है. अब वेरीफाई कर लेते हैं हम. मैं मान लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से R1 की वैल्यू में कुछ ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 10 है, 10 ओम. R2 की वैल्यू में ले लेता हूँ लेट्स से 30 ओम. ठीक है. और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं. अगर वो इन दोनों से ही छोटा आ गया, दोनों से छोटा का सेंस क्या हुआ कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आ गया, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक. तो वेरीफाई करते हैं जो कितना आ जाएगा. R इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं. R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस. ये कितना आ गया बच्चों? 300 बटे
300/40, 300/40, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आ गया 4×28, 2 6 25 7.5, 7.5। हमारे पास जो भी हमने रेजिस्टेंस लिया था उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, 10 ओम था, और ये कितना है 7.5 है। क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आर इक्विवेलेंट वो छोटा है आपका R1 R2 दोनों से, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों, सही है। दैट मीन्स आवर आंसर इज दैट स्टेटमेंट वन क्या है, वो तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या है बच्चों, वो है फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है हमारा, दैट इज ट्रू। ठीक है, सो लुकिंग एट दैट आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आई थिंक स्टेटमेंट ऑप्शन जो है वो अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, हाँ ऑप्शन में ऑप्शन डी सही, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की।